हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बोर्ड एग्जाम तो आ ही गया पास में बच्चों, और 2 मार्च का 2023 में एमपी बोर्ड का हिंदी का एग्जाम है। अब इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती 4 अंक के प्रश्न में गद्यांश का जो संदर्भ प्रसंग लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है। इनके लिए हमको किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ आपको हम बताते हैं। कहाँ पे नंबर आपके कटते हैं, कहाँ पे नंबर आपके बन जाते हैं। तो जैसे आपका ये अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023 का, सबको पता है, कुछ बच्चे तैयार भी कर रखे होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। एक गद्यांश यहाँ पर आप समझेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास गद्यांश दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है गद्यांश 2 अथवा सहित। तो आप लोगों को जैसे ही पेपर देखना है तो गद्यांश वगैरह जब हम देखते हैं तो कब लिखना होता है गद्यांश वगैरह, लास्ट में आपको लिखना होता है, लास्ट के तीसरे घंटे में लिखना होता है। फर्स्ट जो आपका 20 मिनट रहता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है बच्चों। 3 घंटे में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल जो अभी मैं यहाँ पे गद्यांश पद्यांश का जो आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हो तो उसके लिए बच्चों आपको लास्ट में 1 घंटे का जो लास्ट समय होता है उसमें ध्यान देना है। पहले आप 2-2 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको तो अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। या कि मान लीजिए 1.5 घंटे बाद आपके पास यदि हो गया हो सॉल्व तो फिर इनको आप करो। तो जब भी आपके पास गद्यांश 2 आ जाए तो आपको 2 में से देखना कि कौन सा छोटा है सबसे पहले, इन दोनों में से। और छोटे के साथ साथ ये भी तो बात है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो गद्यांश है इस अध्याय का इस अध्याय का है। आपसे यदि यही नहीं पता है कि भाई ये जो हमारा गद्यांश है किस अध्याय से लिया गया है ना, किस खंड का है, यदि यही पता नहीं है, इसके लेखिका कौन है या लेखक कौन है, यदि ये पता नहीं है तो फिर आप गद्यांश का यदि व्याख्या लिखोगे तो केवल 1 अंक मिलेगा, संदर्भ का 0 अंक मिलेगा। समझ रहे हैं। 4 अंक का आएगा। 4 अंक में सबसे पहले आपको दोनों में से पता करना है कि ये किस चैप्टर से है। और वैसे भी बहुत ही सिंपल, जैसे यहां पर देखो पहला जो है भक्तिन दे दिया, मतलब भक्ति नामक जो अध्याय है उससे है ये। भक्ति नामक जो कि क्या है, एक रेखा चित्र है जो आपके बुक में मिल जाएगा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो ये आपके जो अध्याय रहता है प्रारंभ में उसमें ही लिखा रहता है कि ये रेखा चित्र है। भक्ति नामक जो अध्याय है ये रेखा चित्र है। इसके लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। यदि आपसे इतना बन गया तो आपका 1 अंक पक्का हो गया। तो 2 में से 1 सेलेक्ट करना, जैसे मैंने पहले वाला को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि भक्तिन बिल्कुल सरल है, अध्याय है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो गया कि ये कहाँ का है बच्चों, तो भक्तिन नामक अध्याय से है। और इसके लेखिका कौन है, आधुनिक युग के जो मीरा कहे जाते हैं, जिन्हें महादेवी वर्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये उनकी लेखिका हैं। तो इतना ही तो लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है, पद्यांश मत लिख देना। गद्य है तो गद्यांश ही लिखना, जब पद्य की बात आएगा तो पद्यांश लिखना। यहां पर गद्य है तो गद्यांश लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत रेखा चित्र भक्तिन से लिया गया है। जो हमारा गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है, इसके अंतर्गत संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन है, यहां से लिखा गया है, मतलब लिया गया है। और इसकी लेखिका आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है अपने भाषा में। अब देखो गद्यांश है, अध्याय का नाम चेंज होगा, लेखक का नाम चेंज होगा, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। बाकी वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह के इस अध्याय से लिया गया है, जिसे भक्ति नामक पाठ से लिया गया है या भक्तिन से लिया गया है। और यदि कहानी है तो कहानी लिखो, रेखा चित्र यहाँ पर रेखा चित्र लिखो, ठीक है। और इसके लेखक ये है, इतना लिखोगे तो 1 अंक मिल जाएगा। 1 अंक आपका प्रसंग रहेगा। अब जब भी आपको व्याख्या लिखना है तो पहले इत्मीनान से थोड़ा सा 2 मिनट आप समय दे करके इसको पढ़ो। जैसे मैं पढ़ता हूं, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, मतलब इन दोनों के बीच में बढ़िया संबंध है, ये चीज पहले बता दिया गया। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं सुन पाया या सुना गया जो स्वामी के चले जाने के आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही संगत है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह बोला गया कि भक्तिन और यहाँ पे जो लेखिका है उनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। और वैसे भी ऑलरेडी यदि सेवक की बात की जाए तो कोई भी सेवक अपने स्वामी से 100% खुश नहीं रहता, ये चीज बताया गया है। मतलब पूर्ण रूप से खुश नहीं रहता, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, और सेवक भी कितना अच्छा कर ले, स्वामी भी खुश नहीं रहता, ये भी चीज बताया गया है। ये इसमें यही कहा गया कि ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो अपने सेवक से खुश रहे, या ऐसा कोई भी सेवक नहीं है जो कि स्वामी के आदेश को मान करके इतना अपना अवज्ञा ना करे या हंस ना दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना यह संगत है जितना अपने घर के बारी बारी से आने जाने वाले अंधेले उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना है। वो जिस प्रकार से एक अस्तित्व रखते हैं, जिन्हें सार्थकता देते
देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। कुल मिलाकर के यदि बात किया जाए स्वामी और सेवक के बीच, तो स्वामी और सेवक के बीच उतना खास रिश्ता नहीं होता है। जैसे आपके घर में कोई काम करने आए तो मान लीजिए ऑलरेडी यदि वो काम कर रहा है तो आप हर बात में उसको यदि टोकेंगे तो आपसे खुश नहीं रहेगा। या कि मान लीजिए आप किसी घर में काम करने जाते हैं सेवक के रूप में और आपको ही कोई कुछ बोले तो आपको पसंद नहीं आएगा, ये स्वाभाविक है। कहीं भी आप नौकर देख लो, नौकर जब काम करते हैं तो उनको भी उतना ज़्यादा सुनना पसंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लेखिका ने क्या कह दिया, लेखिका ने ये कहा कि भाई हम दोनों के बीच एक ऐसा संबंध है कि जिस प्रकार से आम का जो पेड़ है ना, यदि आपके घर के आंगन में है तो उसको हम सेवक नहीं मानते बल्कि एक अस्तित्व मानते हैं हमारे जीवन के लिए, है ना। तुलसी का पेड़ है, उन्हें हम सेवक न मानकर एक हम अस्तित्व देते हैं कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका विशेष अस्तित्व है। तो उनको एक अपने जीवन से बिल्कुल परस्पर संबंध जोड़कर बताया गया है, यहां पर ये चीज है। तो पहले जब आप इसको पूरा पढ़ लिए तो हमारे मन में एक भावना आया कि जो ये प्रस्तुत गद्यांश है, गद्यांश की बात कर रहा हूं, इसमें क्या है, भक्तिन और लेखिका के बीच इतना मार्मिक संबंध है जिन्हें अलग करना संभव, यही चीज बताया गया है। ठीक है, तो मैं अपनी भाषा में बच्चों संदर्भ और प्रसंग भी लिख दिया। संदर्भ, आप किसी भी गद्यांश की बात करो, संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि इस अध्याय से भक्तिन से लिया गया है। लेखिका इसमें महादेवी वर्मा है तो आप महादेवी वर्मा लिखेंगे। यदि दूसरा आपका गद्यांश है, उसमें यदि कहानी है तो कहानीकार लिखो, है ना, लेखिका है तो लेखिका का नाम लिखो। और फिर प्रसंग में आपको वो चीज लिखना है जो आपको समझ में आए। देखिए, आप चाहे परीक्षा अध्ययन पढ़ो, चाहे परीक्षा बोध पढ़ो, चाहे किसी भी बुक को पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें वो गद्यांश दिया हो वही गद्यांश पेपर में आ जाए। गद्यांश का मतलब ये होता है पाठ के बीच का उठाकर दे देना। अब उस पाठ का सारांश आपको पता है तब आप समझ पाओगे कि ये जो गद्यांश है किस अध्याय से है और उस अध्याय के लेखिका या लेखक कौन है, अध्याय का नाम क्या है, अध्याय का विधा क्या है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, वो चीज आपको तैयार रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश बताया गया कि भक्तिन और लेखिका के बीच इतना मार्मिक संबंध है जिन्हें अलग करना असंभव। ये अपने भाषा में लिख दिया हमने, आपको भी अपनी भाषा में जो समझ में आएगा वो चीज लिखना है। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगा कि जैसे भाई आप जब अब व्याख्या करोगे तो व्याख्या इसमें कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना। इतना ही 6 से 8 लाइन आपको कॉपी में लिखें। जब इस 6 लाइन को आप लिखेंगे तो इसका आप 12 लाइन लिख दोगे। अब सेम टू सेम इसको उतारना नहीं है, इसको अपने भाषा में लिखना है। जैसे यहां पर दिया है भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यहां पर यानी इस गद्यांश में लेखिका ने बताया कि जिस प्रकार लेखिका ने बताया कि मेरे और जो भक्तिन है, जो सेवक है, उनके बीच इतना ज्यादा मार्मिक संबंध है कि एक प्रकार से सेवक और स्वामी की भांति संबंध है। किंतु कोई भी यदि स्वामी हो सेवक से खुश नहीं रहता, कोई भी जो आपका सेवक है स्वामी से खुश नहीं रहता। लेकिन यह बात कहना मेरे लिए कठिन है, ये मेरे लिए असंभव है। हम दोनों के बीच एक मार्मिक संबंध है। ठीक है, यहां पर देखो, स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। कहने का मतलब ऐसा कोई भी सेवक नहीं है, ना हमने सुना है कभी कि यदि वो स्वामी का यदि आदेश हो उससे वो हंसे ना, अर्थात उस स्वामी के आदेश का अवहेलना ना करे। किंतु जो हमारे सेवक भक्तिन है, लेखिका ने कहा कि जो भक्तिन है उनके प्रति हमारे भावना के लिए किसी भी प्रकार से ऐसा दोष नहीं है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। कहने का मतलब हमारे घर या आंगन में यदि आम का पेड़ है उसे हम सेवक नहीं मानते बल्कि उसके अपने जीवन के लिए एक अभिन्न अंग मानते हैं। उसी प्रकार से हमारे घर में यदि गुलाब का फूल है, तुलसी का पेड़ है तो इनको हम एक अभिन्न अंग मानते हैं। उसी प्रकार से भक्तिन को हम नौकर यदि कहें तो वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये अपने भाषा में लिखना है। जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। कहने का मतलब भाई जैसे पेड़ों का अस्तित्व बताया कि पेड़ों का अस्तित्व हमारे जीवन के व्यक्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि धूप छाया फल फूल देता रहता है। इससे अनुभव होता है कि जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अस्तित्व कर रहे हैं, हमारे जीवन के लिए व्यक्तित्व का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो भक्तिन है हमारे जीवन के लिए चारों तरफ से हमारे जीवन के चहुओर
उनका विशेष स्थान है, माँ के समान प्यार है। ये चीज़ है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ अपने भाषा में लिख दो, जरूरी नहीं रहता। और कुछ समझ में नहीं आए तो 2-3 लाइन अपने भाषा में लिखो, बीच में आप इसी का 1-2 लाइन लिख दो, ठीक है, और फिर आप अपनी भाषा में लिख दो। इस प्रकार से आप लिखोगे। अब बात आ जाती है व्याख्या की, व्याख्या तो हो गई, सॉरी, विशेषता की। यदि विशेष लिखना होता है लास्ट में, तो यहाँ पर जो भक्ति नामक है इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं कि खड़ी बोली को अपनाया गया है, सरल खड़ी बोली को अपनाया गया है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है विशेषता में कि जो भक्तिन नामक जो अध्याय है इसमें भक्तिन और लेखिका में धूप और छाया का संबंध बताया है। क्या? धूप और छाया का संबंध बताया है। बिल्कुल, जिस प्रकार से धूप होता है उसको रोकने के लिए छाया साथ देता है, पेड़ पौधे यहाँ पर छाया के रूप में अंकित है, तो यहाँ पर धूप और छाया के रूप में, है ना, बताया गया है, संबंध बताया गया है, ठीक। और इसमें सामाजिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे अंधेरे उजाले, है ना, और भी सामाजिक शब्द हो सकते हैं, सुख दुख, ये, ठीक है, सेवक स्वामी, ये सामाजिक शब्द हैं जो कि समाज में ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इस सामाजिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप विशेष में लिखोगे। हाँ, विशेष में आपको 2 विशेष जरूर लिखना है, क्योंकि बच्चों 1 अंक आपका संदर्भ, 1 अंक आपका प्रसंग मिल जाएगा, 1.5 अंक आपका व्याख्या और आधा अंक आपका क्या मिलेगा बच्चों? आधा अंक जो है विशेष से मिलेगा। तो इस प्रकार से आप किसी का भी लिख सकते हो अपने भाषा में, ठीक है। और मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें अध्याय का नाम और उसका ट्रिक से कोशिश करूंगा आपको समझा दूं, ताकि वो चीज़ आप याद कर लो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।